आदाब दोस्तों। मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द कोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर आपने, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आप सुनते हैं, तो उसमें आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा या फिर ये टॉपिक पर डिबेट होते हुए सुना होगा न्यूज़ चैनल्स वगैरह में कि क्या जो गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी में है सरकार, पार्लियामेंट बेसिकली हम कहें अगर जनरल सेंस में, कि क्या पार्लियामेंट हमारा संविधान को पूरी तरीके से बदल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस सरकार ने जो है ये अमेंडमेंट पेश किया है कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कि ये इसको अमेंड करना है, इस अनुच्छेद को संविधान के बदलना है, इस आर्टिकल को कौन सी जो गवर्नमेंट है उसने अमेंडमेंट प्रपोज किया है इसको बदलने के लिए। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो क्या सरकार के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास, कि वो पूरा संविधान बदल सकते हैं? तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में आखिर तक और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बात है 1950 की। हमारा संविधान नया नया तैयार हुआ था, देश को आज़ाद हुए 1.5-2 साल ही हुए थे। और उसी वक्त एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो वो बनाई गई थी, जिसमें हमारे लॉ के विद्वान थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और तमाम लोग जो संविधान के बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। तो उस पर डिबेट्स वगैरह चल रहा था। तो 1950 में हमारा संविधान आखिरकार बन के लागू हुआ, जो सबसे बड़ा संविधान हमारे देश में है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, 1951 में क्या होता है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है उसको एक्वायर करने के लिए लॉ गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टार्ट किए, क्योंकि उनको पब्लिक गुड्स के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने थे जिनके लिए लैंड चाहिए था। तो लोगों ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया कोर्ट में। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसके पास है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना, ये आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट था लोगों का। और आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो संविधान के लागू होने पर, उससे पहले था और अब संविधान लागू होने के बाद, या फिर सरकार जो भी बनी है संविधान लागू होने के बाद, वो ऐसा लॉ बनाती है जो अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है हमारा पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगेंस्ट में है, उसको वॉयलेट करते हैं, तो वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा और वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो इस बेस पर उन्होंने चैलेंज किया। तो कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने जो है अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट की पावर जो आती है वो 368 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें पार्लियामेंट के पास एक स्पेसिफाइड मेजोरिटी का नंबर है। अगर उससे वो अमेंडमेंट लाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की, कुछ घटाने बढ़ाने की प्रोविजंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको अलाउ करती है, वो पावर देती है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कि अबॉलिशन वगैरह लॉज उसमें जुड़े हुए थे, उनको 9 शेड्यूल बनाया। 9 शेड्यूल में इम्यूनिटी दी गई कि जो भी लॉ 9 शेड्यूल में लाया जाएगा वो जो है चैलेंज नहीं होगा, अगर वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 जो बेसिकली इक्वालिटी और प्रॉपर्टी से बात करते थे, उसमें वो चैलेंज नहीं होंगे। तो बेसिकली पर्पस ये था उनका कि ये जो है लॉ को आप वॉइड नहीं कर सकते, कि हमारी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहे हैं। तो ये अमेंडमेंट किया गया। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ कि क्या अमेंडमेंट की पावर जो है वो है, तो जो संविधान में दी है तो वो कितनी है, बेसिकली ये सवाल था। तो कोर्ट ने ये कहा स्टार्टिंग में, इनिशियल केसेस में, कि गवर्नमेंट के पास पावर है अनलिमिटेड, वो कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी, क्योंकि 13 जो है आर्टिकल वो सिर्फ ये कहता है कि जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। और लॉ जो डिफाइन किया था 13 में वो ये था कि कोई नोटिफिकेशन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बाय लॉ हैं, स्टैच्यूट है, कस्टम है, इस तरह से 7-8 चीज़ें थी कि लॉ ये डिफाइन किया था। तो कोर्ट ने इनिशियली ये कहा कि भाई ये जो अमेंडमेंट किया है 368 में, जो लॉ संविधान में घटाया बढ़ाव किया है अमेंडमेंट लाकर, ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को भी वो जो है एब्रोगेट कर सकती है और वायलेट कर सकती है, चेंज कर सकती है। उसके बाद केस में कोर्ट ने अपोजिट व्यू लिया। तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि जो अमेंडमेंट है ये भी लॉ की डेफिनेशन में, परिभाषा में आता है, और इसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो दोस्तों, यही कन्फ्यूजन था कोर्ट्स में।
उसके बाद एक लैंडमार्क केस आता है हमारा, केशव नंदा भारती केस। ये बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट है हमारे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में, और इनफैक्ट जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी इसका रेफरेंस लेते हैं अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, इथोस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत ही लैंडमार्क केस है। तो दोस्तों इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कोर्ट ने, इंडियन कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो है इसको ओरिजिनेट किया, फॉर्म किया बेसिक स्ट्रक्चर को। तो कोर्ट ने इसमें बेसिकली ये कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में पावर है किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अनलिमिटेड पावर नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, यानी कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कोर्ट पार्लियामेंट उनको वॉयलेट नहीं कर सकता, उनको अमेंड नहीं कर सकता। और कोर्ट ने ये कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं ये हम बताएंगे वक्त वक्त, कोई एक लिस्ट नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि हम टाइम टू टाइम इसको बताते रहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में कोर्ट ने ऐड कर दिया एक केस में। आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वालिटी की बात करता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में एक केस में कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने कहा कि अपने लिए रिजर्व रख लिया ये राइट कि हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। तो अब जैसे कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ऐसा बनाता है जो बेसिक सेक्युलरिज्म को वॉयलेट कर रहा है, तो वो उस पर चैलेंज हो सकता है और कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट उसको वैलिडिटी चेक कर सकती है और फिर ये वॉइड या वैलिड उसको डिक्लेयर कर सकती है। तो दोस्तों एक एल चंद्र कुमार केस आया, उसके बाद अब बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा डॉक्ट्रिन हमारे पास आ चुका है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये जुडिशियल रिव्यू है, ये भी चैलेंज हुआ कि क्या इसको अमेंड कर सकती है। कोर्ट ने अमेंड किया 368 में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा लॉ में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 368 में ये ऐड कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इन लॉज में, जो 9 शेड्यूल वगैरह में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं उसमें अगर ऐड किए तो फिर कोर्ट ने एल चंद्र कुमार में ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे पास नहीं होगा तो कोर्ट तो फिर जो पार्लियामेंट है तो आर्बिट्रेरी लॉज बनाएगी, तो फिर हम उसको वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे कि ये वॉइड है या वैलिड है। तो कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया कोर्ट ने। और एक केस में कोर्ट ने दोस्तों ये भी कहा, एक मद्रास का कोर्ट था, मद्रास वर्सेस वीजी रॉ केस। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 32 जो है, जो जुरिस्डिक्शन देता है, इसमें इसकी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 की ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट अगर कोई करता है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा ये जो पूरी जुरिस्डिक्शन है चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको भी नहीं आप रोक सकते चैलेंज करने से किसी को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। और उसके बाद दोस्तों केशव नंदा भारती केस में जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, तो अब जो हमारी पोजीशन है, अब हमारी पोजीशन ये है कि कोर्ट, पार्लियामेंट जो है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब जो डिसाइड कर चुका है कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर, अब पार्लियामेंट उस पर कोई लॉ नहीं बना सकता अगेंस्ट में, अगर बनाएगा तो कोर्ट उसमें वायलेट कर देगी। अब अगर कोर्ट ने कोई ऐसा लॉ बनाया पार्लियामेंट ने जो हमें लगता है कि अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर में कोर्ट ने कहा नहीं, उसको बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में वो आया नहीं, कोर्ट ने भी इस पर कोई डिक्लेरेशन दिया नहीं, लेकिन पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब हमें वो लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे इस राइट का वायलेशन है। तो कोर्ट ने अगर उसमें मान लिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो भी अब उसके पार्लियामेंट के परव्यू से अलग हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कोर्ट उसको वैलिड अपहेल्ड कर देगी, तो फिर उसमें अमेंडमेंट जायज़ है, वो कर सकती हैं, पार्लियामेंट अपने पास में है। तो दोस्तों फिर कंटेंशन जब ये हुआ तो पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में बहुत टसल स्टार्ट हो गया कि ये तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो है, कोर्ट जो है ज़्यादा पावर अपने आप में ले रही है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, पार्लियामेंट को लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, ये लॉ बनाने की पावर जो है हमारी है। तो दोस्तों इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कोर्ट ने बनाया कि भी लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं, एक पार्लियामेंट है, एक कोर्ट है और एक एग्जीक्यूटिव है, तो इनके बीच की सेपरेशन ऑफ पावर है जो अपना अपना काम करेंगे।
तो जैसे कि जो राइट्स दिए हैं, कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर लोगों को राइट्स कैसे इन्फोर्स होंगे? कोर्ट, फिर तो गवर्नमेंट जो भी आएगी वो अपनी मन मर्जी का जो है लॉ बनाएगी और अपनी आर्बिट्रेरीनेस दिखाएगी। तो कोर्ट ने कहा है सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गन किसी दूसरे उसका लॉ किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज करती है अपनी पावर, तो उसको कोर्ट इनवैलिडेट कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन तो आप सबको मैंने बता ही दिया, कोर्ट वक्त के वक्त बताते रहेगी। दोस्तों फिर जब जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी तो को पार्लियामेंट ने, जो गवर्नमेंट थी वो परेशान थी, तो करें क्या अब? तो उन्होंने ये कहा कि भाई, फिर अमेंडमेंट किया उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जिस तरह से जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो एक्सरसाइज में पावर जब हम करते हैं तो हम कोई भी लॉ बना सकते हैं। ये केशवानंद भारती के केस की ही बात कर रहा हूं मैं, कि भाई अनलिमिटेड पावर है हमारे पास, कोई लिमिटेड पावर नहीं है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट को हम एक प्रावधान पर नहीं रख सकते, जो एक पायदान है उस पर हम एक पेडिस्टल पर नहीं ला सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना। कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। पार्लियामेंट एक ऑर्गन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना है, तो उसके पास एक इम्प्लाइड लिमिटेशन है उसके पावर के पास। तो आर्टिकल 368 जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं देता पार्लियामेंट को कि कुछ भी आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे। ऐसे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ही नहीं बनता फिर। तो कोर्ट ने कहा एक इम्प्लाइड इनहेरिटेड लिमिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, जो नहीं थी वो पार्लियामेंट के पास हैं लिमिटेशंस। तो पार्लियामेंट एक ऑर्गन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो एक सेट ऑफ फ्रेम के अंदर पार्लियामेंट को बनाया गया है और उसकी पावर्स डिफाइन की गई हैं। उसके अंडर ही वो एक्ट कर सकता है पार्लियामेंट, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस तरह से कंट्रोवर्सी को कोर्ट ने जो है सेटल किया। तो अब सवाल पे आते हैं अपने हम कि क्या संविधान को बदला जा सकता है पूरी तरह? तो दोस्तों अब जैसे कि बहुत सारे लिस्ट में कोर्ट ने बता दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टेट के बीच में, स्टेट और कंट्री के बीच में, यूनियन स्टेट के बीच में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट टू इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, और तमाम ऐसी चीज, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है। तो लीगली लॉफुल तरीके से पार्लियामेंट अब इन पे कोई लॉ नहीं बना सकता, कोर्ट उनको जो है इनवैलिड कर देगी अगर उस तरह से वो वायलेट करते हैं। तो लीगली तो वायलेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि अब पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेड पावर है जिस स्फेयर के अंदर वो लॉ बना सकते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड नहीं कर सकते। जैसे कि वो कहें कि अब लोगों के पास सेक्युलरिज्म नहीं है अब हमारा कंट्री, या फिर रिलीजन की पावर नहीं है, या फिर कहें कि गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, कोई आर्टिकल 20 या 21 या 22 राइट टू लाइफ डिग्निटी कुछ नहीं है। तो अब पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती लीगली दोस्तों। तो एक तरीका है बस अब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, बल्कि दो तरीके, क्योंकि जो दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो बदला जा सकता है वो एक बेसिस पे डिपेंड करता है। उसके भी दो बेसिस है। एक तो ये बेसिस है कि लोगों को हमारा जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि लोगों ने खुद को संविधान दिया है, पीपल आर सॉवरेन, और लोगों ने ही पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को भेजा है इलेक्ट करके। तो जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि पीपल सोवरेन है, जैसे लोग चाहेंगे। तो और दूसरे जो लोग हैं जो देते हैं, बस उनकी एक अलग अपनी फैंटेसी है, वो बस चाहते हैं कि संविधान बदल जाए, उनका कोई रीजन नहीं है। तो जो पहला रीजन है, अब हम उस पर बात करते हैं सोवरेन का, पीपल जो सोवरेन की बात हुई। तो दोस्तों अब लोगों ने भेजा पार्लियामेंट पर गवर्नमेंट को, कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर और इतना डॉक्ट्रिन लगाकर ये लिमिटेशन क्रिएट कर दी है। तो अब लीगली तो अब ये नहीं हो सकता गवर्नमेंट के थ्रू। अब दो इसमें तरीके बचते हैं जो मैंने कहा था। वो दो तरीके ये हैं कि या तो एक आइडियल सिचुएशन ऐसी आए कि सब लोग, जुडिशरी, गवर्नमेंट और तमाम लोग हिंदुस्तान के, वही एक इस बात पर एग्री कर जाएं कि हमें नया संविधान चाहिए, तो पीपल सोवरेन है वो बदल सकते हैं। तो क्योंकि जब अगेंस्ट ही उसके कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बंदा भी अगेंस्ट हुआ उस लॉ के
तो सुप्रीम कोर्ट को जो है, क्योंकि 32 में चैलेंज कर सकता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोर्ट को सुनना पड़ेगा। और अगर वो वॉयलेट है बेसिक स्ट्रक्चर जुरिस्डिक्शन के, बेसिक स्ट्रक्चर के, तो कोर्ट को उसको जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा, इनवैलिडेट करना पड़ेगा। तो या तो एक आइडियल सिचुएशन आ जाए कि सब लोग उस पर एग्री हो जाएं, गवर्नमेंट, कोर्ट, जजेस, लॉ, पुलिस, सब लोग, माइनॉरिटीज, मेजोरिटी, सब, तो आराम से हो सकता है। दूसरा तरीका संविधान का बदलने का ये है, जैसे कि अभी म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, रिसेंटली वहां पर तख्ता पलट हो गया, जो आर्मी ने मिलिट्री कूप कर दिया, अब वहां कोई संविधान नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस ये दो तरीके हैं जो संविधान को बदल सकते हैं। बाकी क्या लीगल पोजीशन है, लीगली पूरे संविधान को अब नहीं बदल सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कई सारी वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दी है कोर्ट ने, तो अब पूरी तरह से संविधान नहीं बदला जा सकता। दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ इसमें जानने के लिए मिला होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी लीगल फ्रेटर्निटी में, और ये आम लोगों को भी एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, तो आप सभी लोग को, अपने घर वालों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम सब लीगली अवेयर हो सकें अपने राइट्स के बारे में, अपने देश के बारे में, संविधान के बारे में। धन्यवाद।